नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना और रुक करते हैं राजनीति की बड़ी खबर का। नई दिल्ली में होने जा रही विपक्षी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले विपक्षी खेमे के भीतर के देखिए अति विरोध और अंदरूनी कलह पूरी तरह से सतह पर जा चुका है। देखिए हालिया विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने के बाद जहां एक तरफ गठबंधन को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनानी थी, वहीं दूसरी तरफ घटक देखिए दलों की आपसी गुटबाजी और नाराजगी ने इस बैठक की गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आपको बताएं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा दावा खेलते हुए अपने पूरे राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास को इस बैठक में पार्टी का पद नेतृत्व करने के लिए नामित कर दिया है। इस बैठक से पहले आपको बताएं, सीपीएम और कांग्रेस के बीच केरल से शुरू हुए विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल देखिए, केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने सीपीएम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का दावा था कि केरल में सीपीएम और भाजपा के बीच अंदरूनी राजनीतिक मिलीभगत हो रही है। देखिए कांग्रेस के इस हादसे में हमले के बाद ही देखिए वामपंथी दल बेहद आहत हो चुके थे, साथ ही नाराज भी थे। सीपीएम के महासचिव ने इस संबंध में सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कड़ा पत्र लिखकर इस पर आधिकारिक पूरी तरह से स्पष्टीकरण मांग लिया है। सीपीएम ने इस शिकायती पत्र की प्रतिक्रिया गठबंधन के बाकी सभी सहयोगी दलों को भी भेज दी है। वामपंथी दल का साफ कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का हिस्सा होकर भी राज्यों में इस तरह के मनभेद या फिर गंभीर आरोप लगाना इंडिया गठबंधन के बुनियादी जो भी आपसी भाईचारा है उस पर बड़े सवाल खड़े करता है। चूंकि कांग्रेस ने अब तक इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए सीपीएम ने तय कर लिया है कि उनके प्रतिनिधि जॉन ब्रिटास इस मुद्दे को सीधे बैठक के टेबल पर उठाएंगे और कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा करेंगे। 8 जून को देखिए होने वाले इस बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के भीतर दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि कई बड़े दलों ने इससे पूरी तरह से दूरी बना ली है। हालिया विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की देखिए टीएमसी और तमिलनाडु के स्टालिन दोनों ही राज्यसभाओं की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। चुनाव नतीजों के इस बदलते हुए सियासी समीकरण के बीच गठबंधन की एकजुटता बिखरती दिख रही है। आम आदमी पार्टी और आपको बताएं तमिलनाडु की सत्ता पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। इस बैठक में शामिल होने वाले कई संभावना भी जताई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। साथ ही देखिए टीएमके नाराज है इसी बात को लेकर कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने उनके धुर विरोधी दल टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का मन बना लिया था, जिससे टीएमके एक बड़ा विश्वासघात मान रही है। इसके अलावा देखिए झारखंड में पूरी तरह से जेएमएम ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस के मनमाने रवैये पर अपनी गहरी नाराजगी जता दी थी। तमाम विवादों और आपको बताएं पूरी तरह से जहां पे ये मुद्दा अब छिड़ रहा है कि क्या गठबंधन के अंदर भी कुछ रार या लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए बैठक होने वाली है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी, और साथ ही यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पे इंडिया अलायंस को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। साथ ही आपको बताएं पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी का रुख कांग्रेस को लेकर काफ़ी अलग लग रहा है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें ज़्यादा सक्रियता के साथ काम करे। देखिए उनके अलावा समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। साथ ही सोमवार को होने वाले इस बैठक का मुख्य एजेंडा भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक एक संयुक्त रणनीति तैयार करना है और विपक्षी एकत्र होकर फिर से मजबूती दिख के साथ यहाँ पे सरकार के खिलाफ खड़ा होना उनका एकमात्र एजेंडा रह गया है। देखिए जिस तरह से सीपीएम साथ ही डीएमके जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उसे देखकर साफ है कि ये बैठक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने से ज्यादा इंडिया गठबंधन के भीतर लगी आपसी कलह की आग को बुझाने और अपनी साख बचाने की एक मुश्किल कहावत साबित हो सकती है। देखिए जिस तरह से ये अब बैठक होने वाली है, ये माना जा रहा है कि बैठक
देखिए सरकार के खिलाफ तो होने ही वाली है। आपसी रंजिश जो उनकी चल रही है, आपसी कला जो गठबंधन के भीतर चल रहा है, उसको पूरी तरह से सुलझाने के लिए बैठक होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं वाराणसी की ऐसे खबर का जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। धर्म और संस्कृति की राजधानी वाराणसी की सूरत और सीरत को एक देखिए आर्थिक जहाँ पे माना जाता है कि वाराणसी बहुत ज़्यादा धार्मिक जो है प्रदेश है। साथ ही आपको बताएं वाराणसी नगर निगम ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला ले लिया है। शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में मुख्य बाजारों में संचालित होने वाले मीट, मांस और मछली की दुकानों को अब शहर की सीमा से बाहर पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि टाउन हॉल में आयोजित नगर निगम की महत्वपूर्ण सदन बैठक में इसे बड़े प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से मोहर लगा दी गई है। नगर निगम का दावा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से न केवल काशी की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहेगी, बल्कि शहर के रोज के यातायात जाम यानी ट्रैफिक जाम से भी बड़ी मुश्किल में जो फंसे हुए थे उससे राहत मिलती नजर आएगी। नगर निगम इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रहा है ताकि मांस और मछली के कारोबारियों को पूरा देखिए अचानक किसी भी बड़े परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके तहत शहर के चारों तरफ सीमाई इलाके में बेहद व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस मीट मार्केट आपको बताएं विकसित की जाएगी। योजना के पहले चरण के लिए प्रशासन ने 5 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिनमें रामनगर, सूजाबाद और गणेशपुर आपको बताएं और शिवपुर शामिल माने जा रहे हैं। इन चिन्हित स्थानों पर हाई टेक और साफ सुथरे बाजार बनाए जाएंगे, जहां शहर के भीतर की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है। सदन की बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने इस पूरे योजना का पूरी तरह से खाका ब्लूप्रिंट जो है तैनात कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को सभी तरह के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि घनी आबादी के बीच मांस और मच्छी की दुकानों के होने के आसार, गंदगी, बदबू और स्वच्छता की समस्या ज़्यादा पनप रही थी। ऐसे में ये जो एक्शन है अब लिया गया है, जिससे काशी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को असुविधा होती थी, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन लिया गया है। इसके अलावा इन दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी होने से सड़कों पर भारी जाम की स्थिति पैदा होती थी। इस नए कदम से शहर के भीतर एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण तैयार होगा। वहीं दूसरी तरफ मीट कारोबारियों को भी व्यापार करने के लिए एक आधुनिक, व्यवस्थित और बेहतर माहौल बनाने की पूरी तरह से प्रयास यहाँ किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब देखिए जमीन के आवंटन और बाजारों के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। अब ये माना जा सकता है कि वाराणसी में आप अगर जाएंगे तो आपको जो मीट है, मांस मछली है, उसकी बदबू आपको परेशान नहीं करेगी। जिस तरह से गंदगी मीट मांस मछली से होती है वो अब वाराणसी में नहीं होगी, क्योंकि अब वाराणसी से बाहर देखिए दुकान बनाई जाएगी, एक मार्केट बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो मांस मछली खाते हैं, उनको भी ज़्यादा नुकसान ना हो और साथ ही जो बेचते हैं उनके भी आर्थिक देखिए यहाँ बोझ ना पड़े, इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए मार्केट तो बनेगी, लेकिन वाराणसी के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर देखिए स्वच्छता का पूरे से ध्यान रखा जाएगा और साथ ही जो आपको पता है वाराणसी में धार्मिक जो स्थल माना जाता है, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन यहाँ लिया गया है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबरों का। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक रिहायशी सोसाइटी में बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया। जो आपको बताएं कि हरियंत आम्बीर सोसाइटी में टावर की ऊपरी मंजिल से अचानक जो प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। उसी समय एक व्यक्ति बाइक से सोसाइटी परिसर के अंदर गुजर रहा था, प्लास्टर सीधे उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस हादसे के बाद सोसाइटी के निवासियों में डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इमारतों को रखरखाव और सुरक्षा जांच पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। हादसे ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था और भवनों की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। निवासी अब प्रशासन और सोसाइटी प्रबंधन से पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही सभी टावरों का सुरक्षा ऑडिट करने पर भी मांग उठ रही है। साथ ही देखिए अब मांग उठ रही है कि जिस तरह से
परिसर में ये हाल हुआ है। जो व्यक्ति थे वो सोसाइटी के अंदर आ रहे थे, उसी वक्त उनके ऊपर से देखिए उनके ऊपर वो जो मलबा गिरा, उसकी वजह से उनको चोट लग गई, वो चोटल हो गए। उसी के साथ देखिए हम बड़े सवाल सोसाइटी के लिए भी खड़े हो रहे हैं। सोसाइटी के जो आपको बताया, जिस तरह से सोसाइटी एक फंड लेती है ताकि आपकी सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, या फिर जो थोड़ी बहुत मरम्मत होती है उसको भी पूरा किया जा सके, लेकिन सोसाइटी होने के बावजूद इस तरह की जो घटना सामने आई है, बड़े सवाल या सोसाइटी मैनेजमेंट पर भी खड़े करती है। क्योंकि देखिए वो चोटल हुए हैं, उनकी जान भी जा सकती थी। इस स्थिति में देखिए बाइक वही है जो बाइक पर वो अपने अंदर परिसर में आते शामिल हो रहे थे। देखिए आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कितनी ऊपरी मंजिल से वो नीचे आके मलबा गिरा है, और इस सोसाइटी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बताया सोसाइटी में प्लास्टर गिरने से एक युवक की देखिए मौत हो गई है। देखिए पहले वो चोटल हुए, उसके बाद उनकी मौत हो गई है। बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा के घेरे में ये सोसाइटी कैसे आई और इतनी बड़ी चूक सोसाइटी में कैसे हो गई। देखिए क्योंकि सोसाइटी एक बहुत व्यवस्थित जगह होती है, लोग आमतौर पर सोसाइटी में इसलिए ही जाते हैं, इसलिए ही निवास करते हैं ताकि वहाँ उनकी सुरक्षा पर पूरी तरह से कायम रह पाए। लेकिन सोसाइटी में ही अगर इस तरह की खबरें सामने आती रहेंगी तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए वो व्यक्ति तो अपने काम करके घर लौट रहे थे, लेकिन उसी वक्त उनके सर पर जिस तरह से मलबा गिरा, उसके बाद वो चोटल हुए, फिर उनकी जान भी देखिए उस मलबे के कारण चली गई। बड़े सवाल सोसाइटी पर खड़े हो रहे हैं और देखिए पूरी जांच अब करी जा रही है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के गोल चक्कर के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश राजेंद्र उर्फ लल्लू के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के कब्जे में लूटी गई सोने की चैन, लूट के इस्तेमाल की गई बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जांच में ये भी पता चला कि राजेंद्र उर्फ लल्लू पर विभिन्न थानों में 28 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल देखिए पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच करी जा रही है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर संतोष कुमार का क्या कुछ कहना है। बीटा 2 पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना बीटा 2 के ही एक लूट के मुकदमे में वांछित था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए बदमाशों द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हुआ। पकड़ा गया अभियुक्त राजेंद्र उर्फ लीलू एक शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसके ऊपर पूर्व से ही लगभग 28 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो लूट के मुकदमे हैं। पकड़े गए अभियुक्त से थाना बीटा 2 की घटना में लूटे गए माल की बरामदगी की गई। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक 315 बोर नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। देखिए ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने जिसके ऊपर 28 आरोपी देखिए यहाँ पे जो मुकदमे थे उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूरी जो घटना है उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए 366 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशक के द्वारा किया गया है। देखिए जिस तरह की आपको बताएं कि डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह के
में ये पूरी तरह से जो कार्रवाई चलाई जा रही है। 6 जून 2026 को चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने सड़क, पार्क, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करने वाले लोगों को चिन्हित किया है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को, देखिए विशेषकर महिलाओं और परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये अभियान चलाया जा रहा है। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करने से बचे। साथ ही उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी जो इस तरह की, अगर उनकी जो अपील है उसको नहीं सुनते हैं और अपील को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, जो सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के बिशरख थाना क्षेत्र देर रात पुलिस और एटीएम फ्रॉड गैंग के बदमाशों को बीच मुठभेड़ में एसकेएस तिराहे के पास, आपको बताएं, चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए हैं। रुकाने का इशारा करने के बावजूद देखिए वो पूरी तरह से भागने लगे। साथ ही पीछा करने के दौरान उनकी बाइक फिसल कर गिर गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं उसके दो साथी वो अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंग नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में एटीएम फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देता था। बदमाश एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में चिपकाने वाले पदार्थ डालकर, आपको बताएं, कार्ड फंसा देते थे और फिर लोगों को झांसे में रखकर, देखिए यहाँ पे उनके खातों से रकम निकाल लेते थे। कई जगहों में अपना मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन बताया भी और साथ ही लोगों की ठगी भी इन लोगों ने की। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की पूरी तरह से, आपको बताएं, बाइक ठगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और नकदी बरामद की है। मामले की जो जांच है वो अभी जारी है। आइए आपको सुनाते हैं कि जो इन बदमाशों के द्वारा, देखिए, जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, आखिर उन पुलिस का क्या कुछ कहना है। थाना बिशरख की पुलिस एक इनपुट के आधार पर एसके चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक और 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। इनको चेकिंग करने के लिए प्रयास करने पर ये लोग भागने लगे और आगे चलकर पुलिस टीम पर इन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जो एक बदमाश के पैर में लगी। मौके पर जाकर जब उसको पकड़ा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी और इसकी पहचान सोहेल मलिक के रूप में हुई, जो सलारपुर का रहने वाला है। 2 अन्य बदमाश जो भाग रहे थे उनको भी घेर कर पकड़ा गया, जिनकी पहचान सोहेल मलिक और राकेश कुमार के रूप में हुई। इनके निशानदेही पर कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो चोरी की थी, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक पेचकस व प्लास, 2 पैकेट एलपी और एटीएम चोरी से प्राप्त किए गए 7,320 रुपये बरामद हुए। ये शातिर एटीएम चोर है। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इनके आपराधिक इतिहास आधा दर्जन से अधिक है और इस प्रकरण में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम कार्रवाई की। आपको बताएं कि जो पुलिस है वो आगे की जांच में जुटी हुई है। सभी तरह के, देखिए, नगदी बरामद हुई थी, जो बाइक बरामद हुई थी, ठगी के जो सामान बरामद हुए थे, उसकी जांच पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और आगे की जो देखिए कार्रवाई है उसको खंगाला जा रहा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।